बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं उसका ताल्लुक सऊदी अरब फैमिली विज़िट वीज़े के बारे में है और पाकिस्तान में आपने इस वीज़े को कैसे प्रोसेस करवाना है। और रिसेंटली मैं अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का वीज़ा प्रोसेस करवा के आया हूं। तो मैंने वहाँ क्या देखा, जेरीज़ ऑफ़िस में किस प्रोसीजर को आपने फ़ॉलो करना है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको ए टू ज़ेड इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। क्योंकि रिसेंटली मैं ख़ुद वहाँ विज़िट करके आया हूँ, तो वहाँ पे जो प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा, ताकि जब आप वहाँ पे जाएँ तो वहाँ जाने के बाद किसी किस्म की परेशानी आपको ना हो, किसी मुश्किल का सामना आपको ना करना पड़े और बड़े आसान तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट हो जाएँ, आपका बायोमेट्रिक का जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो जाए। तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आपने शुरू से लेके आखिर तक देखनी है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी तवील हो सकती है, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो फिर बाद में इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, लेकिन दरमियान में इसको आपने नहीं छोड़ना और ना ही आपने इसको जो है वो कट ऑफ करके देखना है। मुकम्मल आपने इसको देखना है, ठीक है जी। अब आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें, 0305 405 1144, 0305 405 1144। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। सुबह 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आपने अपना मैसेज ड्रॉप करना है, आप टाइप करके भी मैसेज कर सकते हैं, अपनी आवाज़ में एक मुख्तसर सा मैसेज भी आप कर सकते हैं। और मैसेज करने के बाद आप अपनी बारी का इंतज़ार किया जाए। 24 से 48 घंटे में आपको मैं रिप्लाई करूँगा। उसकी वजह ये है कि बहुत से दोस्तों के मैसेजेस पहले आए हुए होते हैं, तो बारी बारी मैं तमाम दोस्तों को रिप्लाई करता हूँ। अगर मैसेज का रिप्लाई करने में थोड़ी सी ताख़ीर हो जाए तो उसके लिए मेरी तरफ से आप माज़रत कबूल करें, लेकिन अपनी बारी का आपने इंतज़ार करना है। अच्छा, अब प्रोसीजर ये है कि सऊदी अरब से जब आप वीज़ा प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले आपने वजारत ख़ारजा की वेबसाइट पे जाके एक वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़िलअप करना होता है। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़िलअप करने के लिए आपका अपशर अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, वहाँ मैंने क्या देखा, वहाँ पर एक फ़ैमिली जो कि वीज़ा लगवाने आई थी, उनके पास जो वीज़ा था वो दरअसल रकम तलब था। रकम तलब कहते हैं वीज़ा एप्लीकेशन को। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये तो वीज़ा नहीं है, ये तो वीज़ा एप्लीकेशन है। तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने हमारा वीज़ा डाला है। वो बूढ़े माँ बाप थे और उनका जो बेटा था वो सऊदीया में था। उसने क्या किया कि वीज़ा जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं वजारत ख़ारजा की वेबसाइट पे जाके, जब आप प्रोसेस करते हैं तो एप्लीकेशन डालने के बाद आपको दी जाती है रकम तलब। वो रकम तलब जो होती है वो आपने अपने कफ़ील को देनी है। आपका जो कफ़ील है, आपकी जो कंपनी है, उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाएगी, यानी गुरफ़ा तिजारिया करवाएगी। तकरीबन 30 से 35 रियाल उसकी फ़ीस होती है। उसके कुछ दिन के बाद तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर अंदर या तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन मुस्तरद हो जाएगी या फिर आपका वीज़ा निकल आएगा। तो वो जो वीज़ा डॉक्यूमेंट नंबर होता है वो 700 से शुरू होता है। वो जो वीज़ा डॉक्यूमेंट है वो आपने पाकिस्तान में भेजना होता है। वो जो बुज़ुर्ग वहाँ पे आए हुए थे उनके पास रकम तलब वाला पेपर था। उनके पास वीज़ा डॉक्यूमेंट जो होता है जो 700 से शुरू होता है वो वाला पेपर उनके पास नहीं था। तो मैंने उनको बताया कि जनाब ये जो पेपर आपके पास मौजूद है ये सिर्फ़ रकम तलब है, ये वीज़ा नहीं है, ये अभी अप्रूव नहीं हुआ। अपने बेटे से कहें कि वो इसको गुरफ़ा तिजारिया करवाए, गुरफ़ा तिजारिया करवा के, चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवा के, फिर जो वीज़ा निकलेगा वो आपने यहाँ लेके आना है। बहरहाल वो लाइन में लग गए। जब उनकी बारी आई तो उस बंदे ने वही बात उन्हें कही कि चाचा जी ये जो पेपर आप लेकर आए हैं ये वीज़ा नहीं है, ये रकम तलब है। तो यहाँ से ये बात नोट फरमा लें कि कुछ बेचारे जो है वो मासूम लोग होते हैं, उन्हें मालूमात नहीं होती, उन्हें जानकारी नहीं होती। जो बंदा सऊदी अरब में बैठा है उसको ये लगा कि ये जो रकम तलब है ये वीज़ा है। उसने अपने माँ बाप को वो पेपर भेज दिया और वो बेचारे लंबा सफ़र करके जहरीज़ ऑफ़िस पहुँच गए, ठीक है। तो सबसे पहले रकम तलब को अपने कफ़ील, अपनी कंपनी से चैम्बर करवाएं। जब आपका वीज़ा जारी हो जाएगा, वीज़ा डॉक्यूमेंट जारी हो जाएगा, तो वो शुरू होगा 700 से, ठीक है। दूसरी गलती आप लोग ये करते हैं, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, बेटा हो, बेटी हो, माँ बाप हों, बहन भाई हों, बीवी हों, बच्चे हों,
जो कॉमन मिस्टेक आप करते हैं, तो आप गलती करते हैं स्पेलिंग की। आपने अंग्रेज़ी ज़बान में फॉर्म को फिलअप करना है, अरबी में नहीं करना। अंग्रेज़ी ज़बान में पासपोर्ट की स्पेलिंग को देखकर पासपोर्ट से आपने कॉपी करना है। सऊदी अरब में मोहम्मद लिखते हैं MO के नाम से, पाकिस्तान में लिखते हैं MU से, MUHAMMAD। तो जब सऊदी अरब में वीज़ा प्रोसेस करवाया तो वहाँ पे मोहम्मद MO से कर दिया, तो वो स्पेलिंग जो है वो मिसमैच हो गई। तो जब आप वहाँ जाएंगे, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है। मैं थोड़ा सा आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग, क्योंकि मैं बेसिकली लाहौर जेरीज ऑफिस की बात कर रहा हूँ, हम लोग वहाँ पे गए थे, जो कि ठोकर नियाज़ पर है। मेरा ताल्लुक बहावलपुर से है, तो हम यहाँ से गए थे फैसल मूवर पे। ठीक है जी, रात हमारी जो बस का टाइम था वो 11:30 बजे था, और सुबह उसने हमें 5 बजे वहाँ पर पहुँचा दिया था। ठोकर नियाज़ पर हम उतरे थे, वहीं से यूनिफॉर्म फैक्ट्री एरिया जो है, साथ ही में 1 किलोमीटर जो है वो एंटरप्राइज बिल्डिंग है इनकी, जो कि जेरीज एतमाद ऑफिस कहलाता है, जेरीज ऑफिस कहलाता है, फिंगरप्रिंट ऑफिस कहलाता है। तो हमने कुछ घंटे वहाँ क़याम किया ठोकर रियाज पे। वहाँ से फिर हमने जो है वो एक सवारी ली और हम जो है वो वहाँ पहुँच गए। और बड़ी लंबी लाइन थी, बड़ी लंबी कतार थी, तकरीबन जो है वो 1000 से ऊपर बंदा वहाँ पे लाइनों में लगा हुआ था। बहरहाल, अब प्रोसीजर क्या होता है, एक लाइन उन लोगों की होती है जो कि वर्क वीज़े वाले हैं, जिनका वर्क वीज़ा है, जो सऊदी अरब जा रहे हैं वर्क वीज़े के लिए, जिनका बायोमेट्रिक होना है। ठीक है, एक लाइन थी उन लोगों की। और एक लाइन, उसी लाइन में वो लोग भी लगे हुए थे जो कि उम्रे वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं और उनका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो जाता है, तो फिर वो बायोमेट्रिक के लिए वहाँ जाते हैं। तो यानी एक लाइन उन लोगों की थी जो कि सबसे लंबी थी, जिसमें 1000 से ज़्यादा बंदा लगा हुआ था। उस लाइन में वर्क वर्क वीज़े वाले थे, जो पाकिस्तान से सऊदी अरब जा रहे हैं, वर्क वीज़े वाले थे। और वो लोग थे जिनके उम्रे के वीज़े स्टक हो गए, सेंड टू एम्बेसी हो गए, उनको बायोमेट्रिक का कहा जा रहा था, तो वो लाइन में लगे हुए थे। दूसरी लाइन जो थी वो थी ख़वातीन की, फैमिली की। अच्छा, उसमें भी ये था कि जो एक लाइन बाहर बनी हुई थी, ऑफिस के बाहर सड़क के ऊपर बनी हुई थी, और एक लाइन ऑफिस के अंदर बनी हुई थी। मिसाल के तौर पे जो फैमिली विजिट वाले हैं, माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, उनकी लाइन अलग थी। ठीक है, तो हमें कहा गया कि आप फैमिली वाले हैं, आप अंदर चले जाएं। तो मैं बच्चों को अंदर ले गया और मैं मर्दाना लाइन में खड़ा हो गया, और बच्चे जो है वो ख़वातीन की लाइन में खड़े हो गए। अंदर जो लाइन बनती है वो फैमिली विजिट वालों के लिए है, जो फैमिली विजिट पे जाना चाह रही है। ठीक है, या जो ख़वातीन वर्क वीज़े पे जाना चाह रही है, तो ख़वातीन की लाइन अलग होती है। फैमिली वीज़ों में मर्दों की लाइन अलग होती है जो ऑफिस के अंदर बनती है, और एक लाइन बाहर बनती है सड़क के ऊपर, जिसमें वर्क वीज़े वाले थे। बहरहाल 9 बजे दफ्तर खुला और हमारे पास अपॉइंटमेंट थी। बगैर अपॉइंटमेंट के आपने नहीं जाना। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बगैर अपॉइंटमेंट के जाएंगे और वहाँ जाके हमारा काम हो जाएगा, हम ज़्यादा पैसे देंगे, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। जब 9 बजे, तो उन्होंने कहा जी आप अंदर तशरीफ़ ले जाएं। आहिस्ता आहिस्ता करके हम अंदर जाने लगे, तो वहाँ पे हमारे सामान की चेकिंग हुई और हमें कहा गया कि सामान आप अंदर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे, तो हमारे पास बैग्स थे, उनमें उनके बच्चों के कपड़े थे। तो वो सामान हमने बाहर जमा करवा दिया और हमें एक टोकन मिला। वो टोकन हमने अपने पास रख लिया, और किसी किस्म का सामान उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। सिर्फ ख़वातीन का जो हैंड बैग होता है, जिसमें बच्चों के लिए, ज़ाहिर सी बात है छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने फीडर भी पीना है और कुछ चीज़ें भी खानी है, तो वो थोड़ा सा सामान उन्होंने बैग में रखने की इजाज़त दी कि ये आप अंदर ले जाएं। बाकी जो सामान था वो सारा हमने बाहर जमा करा दिया, और हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के साथ अंदर जाने दिया। जब हम अंदर दाखिल हो गए, अंदर दाखिल होने के बाद जो है वो हमें कहा गया कि ख़वातीन अलग लाइन में लग जाएं और मर्द जो है वो अलग लाइन में लग जाएं। अब अंदर जाके क्या स्टोरी है ये मैं आपको समझाता हूँ। अब हुआ ये कि उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास अपॉइंटमेंट मौजूद है वो अलग लाइन में लग जाएं, जिनके पास अपॉइंटमेंट मौजूद नहीं है वो अलग लाइन में लग जाएं। तो मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग थे जो अपॉइंटमेंट लेकर आए थे, जैसे कि हमने अपॉइंटमेंट करवा रखी थी, और मैंने ये देखा कि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं करवाया था। तो जिन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं करवाया था उसमें मर्द भी थे, ख़वातीन भी थीं। तो मर्दों, जिनकी अपॉइंटमेंट नहीं थी उनकी 2 लाइनें बनी, मर्दों की अलग, ख़वातीन की अलग। और जिनके पास अपॉइंटमेंट मौजूद थी उनकी भी 2 लाइनें बनी, मर्दों की अलग, ख़वातीन की अलग। टोटल 4 लाइनें अंदर बनी। जब 9 बजे हम अंदर दाखिल हो गए तो टोटल 4 लाइनें हमारी बन गई। 2 लाइनें, यानी कि एक लाइन तो वो थी जिसमें जिनके पास अपॉइंटमेंट नहीं थी उसमें मर्द अलग हो गए, ख़वातीन अलग हो गई। और जिनके पास अपॉइंटमेंट थी, जैसे कि हमारे पास अपॉइंटमेंट मौजूद थी, तो ख़वातीन अलग लाइन में लग गई और जो मर्द हैं वो अलग लाइन में लग गए। तो मैं मर्दों की लाइन में लग गया, जिनके पास अपॉइंटमेंट थी। तो जिनके पास अपॉइंटमेंट नहीं थी उनका मैं बताता हूँ। उनका ये हुआ कि जब वो अपनी बारी पे काउंटर पे जाते, तो काउंटर पे बैठा हुआ शख्स उनकी डॉक्यूमेंट्स को चेक करता, तसल्ली करके कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट पूरा कर लें। बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास FRC नहीं था, बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास कंप्यूटराइज निकाहनामा नहीं था।
बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास बच्चों का बे फॉर्म नहीं था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कागज़ आपके पूरे नहीं हैं, लिहाजा आप ये कागज़ पूरा करके फ़लाँ तारीख को आ जाएँ। मेरी बात को आपने समझना है। जब खातून या उस लाइन में पहुंची या मर्द उस लाइन में पहुंचे जिनका अपॉइंटमेंट नहीं था, उनके पहले डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया। जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी थी उनको बता दिया गया कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके मौजूद नहीं है, लिहाजा आप इनका जो है वो बंदोबस्त करें। भाई FRC आपने ओरिजिनल लेके जाना है, निकाहनामा कंप्यूटराइज MRC ओरिजिनल लेके जाना है। छोटे बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट और बे फॉर्म लाजमी लेके जाना है। अगर आपने बच्चों का बे फॉर्म बनवा लिया है तो बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। दोबारा सुन लें, अगर आपने बच्चों का बे फॉर्म बनवा लिया है तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आपने अपने बच्चों का अंडर एज ID कार्ड बनवा लिया है तो आपको बे फॉर्म की भी ज़रूरत नहीं है। दोबारा सुन लें, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आपके पास बे फॉर्म है, ओके ठीक हो गया। बे फॉर्म तो लाजमी है। अगर आपके पास बे फॉर्म है तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर आपने अपने बच्चों का अंडर एज ID कार्ड बनवा लिया है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए और बे फॉर्म भी नहीं चाहिए। ID कार्ड बच्चों का होना चाहिए। FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये लाजमी है। कंप्यूटराइज निकाहनामा MRC ओरिजिनल लेके जाना है, ओरिजिनल। एक फैमिली जो है वो जब लाइन में उनका नंबर आया तो डॉक्यूमेंट चेक करवाते वक्त उसने पूछा कि क्या आपके पास MRC है। उस खातून ने MRC दिखाया। उसने पूछा क्या आपके पास FRC है। उसने FRC की फ़ोटो कापी दी। उसने कहा नहीं, फ़ोटो कापी नहीं चाहिए, हमें ओरिजिनल चाहिए। निकाहनामा भी ओरिजिनल चाहिए, यानी MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए और वजारत ख़ारजा से तस्दीक शुदा चाहिए। और जो FRC है जो नादरा से मिलता है वो भी ओरिजिनल चाहिए और वजारत ख़ारजा से तस्दीक शुदा चाहिए। वो सियालकोट से फैमिली आई थी, उन्होंने कहा जी आप वापस जाएं और ये सारे कागज़ आप इकट्ठे करें, वजारत ख़ारजा से तस्दीक करवाएं, फिर आप हमारे पास आएँ। बात समझ आ गई? तो अच्छा, बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट पूरे थे लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं था उनके पास। ये बात मेरी अच्छी तरह नोट कर लें। बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास अपॉइंटमेंट नहीं थी, कागज़ सारे पूरे थे, MRC FRC बे फॉर्म बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट अकामा सब कुछ था उनके पास। तो उन्होंने कहा जी आप हमसे इजाफी पैसे ले लें जो भी आपके चार्जेस हैं और आज ही हमारा काम कर दें। तो उन्होंने कहा भाई आज सिर्फ उनका काम होगा जिनके पास अपॉइंटमेंट है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके कागज़ पे जो पेपर है उसकी बैक साइड पे लिख दिया कि फ़लाँ डेट को आप आ जाएं। अब मेरी बात को दोबारा सुन लें, बहुत से लोग बगैर अपॉइंटमेंट के जा रहे हैं कि वहाँ जाके हम इजाफी पैसे दे देंगे। ऐसा नहीं होगा। वो आपको कोई और डेट बता देंगे कि फ़लाँ डेट को आप आ जाएं और अपने कागज़ जमा करवा दें। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपने बगैर अपॉइंटमेंट के नहीं जाना। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि उस दिन बगैर अपॉइंटमेंट वालों को जो है वो लाउंज सर्विस में एंटरटेन कर लिया जाए। लेकिन मैं मेरे ओवरव्यू में जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की तो मैंने यही देखा कि जिनके पास अपॉइंटमेंट नहीं थी वो उनको किसी और दिन जो है वो बुला रहे थे। तो वो बता रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं, हमने आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है, लेकिन आज आपका काम नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत से लोग हैं जिनके पास अपॉइंटमेंट है, जिनको हमने आज का दिन दिया हुआ है, तो उनका काम आज होगा, आप फलां डेट को आ जाएं। तो इस बात से ही साबित हो गया कि बगैर अपॉइंटमेंट के आपने नहीं जाना। अच्छा, अगर आप चाहें तो कराची में बायोमेट्रिक करवा लें, इस्लामाबाद में करवा लें, लाहौर में करवा लें, पेशावर में करवा लें, कोयटा में करवा लें, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीज़ा आपने इस्लामाबाद एम्बेसी मुंतखब की है, कराची कौंसलेट मुंतखब किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बायोमेट्रिक आप कहीं से भी करा लें। वीज़े के ऊपर अगर 5 अफराद हैं तो वो सब के सब एक ही ऑफिस से करवाएंगे। वीज़े के ऊपर अगर 2 अफराद हैं तो वो एक ही ऑफिस से करवाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो है वो माँ बाप का वीज़ा भेज दिया और बच्चों का वीज़ा भेज दिया, एक ही पेपर है और 2 की बायोमेट्रिक कराची में करवा रहे हैं, 3 की इस्लामाबाद में करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। एक ही फैमिली एक ही जगह पे जाएगी। अगर आपने वीज़े अलग अलग प्रोसेस किए हैं, बीवी बच्चों के वीज़े अलग प्रोसेस किए हैं, माँ और बाप के वीज़े अलग प्रोसेस किए हैं, दोनों के वीज़ा पेपर डॉक्यूमेंट अलग अलग हैं, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, जहाँ से आपका दिल करता है आप बायोमेट्रिक करवा लें। आप चाहें तो एक ही ऑफिस से करवा लें, आप चाहें तो, लेकिन एक वीज़े के ऊपर जितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, वो सब एक ऑफिस से प्रोसेस होगा। अब आ जाते हैं उस तरफ जो कि लाइन लगी हुई थी जिनके पास अपॉइंटमेंट थी। तो मेरी बारी आई, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है। मैंने उनको अपनी अपॉइंटमेंट दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है और अब हम आपको एक टोकन देंगे। पहले उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। उन्होंने क्योंकि जो शख्स सऊदीया से बुला रहा है वो मेरा भाई है तो वो स्पॉन्सर कहलाएगा। उसने कहा स्पॉन्सर का अकामा दिखाएं। अकामा आपने वो निकालना है जो कि डिजिटल अकामा होता है अक्षर अकाउंट के अंदर। दोबारा सुन लें,
एक तो अकामा वो होता है जो जेब में रखते हैं, फिजिकल अकामा होता है, उसकी भी आपने कॉपी करवानी है, रंगीन कॉपी करवा लें उसकी। उन्होंने कहा ये वाला अकामा नहीं चाहिए, जो डिजिटल अकामा है अक्षर अकाउंट वाला वो दें। वो भी मेरे पास मौजूद था, मैंने उसकी फ़ोटो कॉपी करवा रखी थी कलर में और बड़े पेपर पे, A4 साइज़ में मैंने फुल पेज पे उसकी कॉपी करवा रखी थी। उन्होंने कहा स्पॉन्सर का पासपोर्ट दिखाएं, मैंने वो दिखाया। उन्होंने कहा कि स्पॉन्सर का अकामा दिखाएं, मैंने वो दिखाया। उन्होंने कहा कि स्पॉन्सर का अक्षर पेपर दिखाएं, अकामे की एक्सपायरी वाला पेपर दिखाएं, मेरे पास वो भी था, मैंने वो दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि जो वीज़ा आया है आपका वो दिखाएं। 4 पेपर उन्होंने मुझसे मांगे स्पॉन्सर के। फिर उन्होंने कहा कि जो बंदा जिसके लिए वीज़ा भेजा है वो कितने हैं, तो मैंने बताया कि एक खातून है, एक बच्चा है, एक मेरा भतीजा था और एक मेरी भाभी थी। उन्होंने कहा कि आप उनके पासपोर्ट दिखाएं, बच्चे का बेफॉर्म दिखाएं, जो खातून है उसका शनाख्ती कार्ड दिखाएं, और तस्वीरें उन्होंने चेक की, शनाख्ती कार्ड की कॉपी चेक की, पासपोर्ट चेक किया, एफआरसी चेक किया, ओरिजिनल ओरिजिनल एफआरसी, फ़ोटो कॉपी भी मांगी, ओरिजिनल भी मांगा। एफआरसी मैंने उनको चेक करवाया, एफआरसी बाय मैरिज, क्योंकि जो बुला रहा है वो खामंद है और जो जा रहे हैं वो उसके बीवी बच्चे हैं, ठीक है। तो यानी मेरा भाई बुला रहा है अपने बीवी बच्चों को। तो एफआरसी बाय मैरिज हमने नादरा से निकलवा लिया था। वो उन्होंने कहा ओरिजिनल भी दिखाएं और फोटो कापी भी दिखाएं, मैंने उनको ओरिजिनल भी दिखाया, फोटो कापी भी दिखाई। फिर उन्होंने कहा कि निकाहनामा दिखाएं, एमआरसी दिखाएं, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उन्होंने कहा ओरिजिनल भी दिखाएं और फोटो कापी भी दिखाएं, मैंने वो भी दिखाया। फिर उन्होंने कहा बच्चे का बेफॉर्म दिखाएं, मैंने ओरिजिनल भी दिखाया और फोटो कापी भी दिखाई। तो मैंने उनसे पूछा क्या आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उन्होंने कहा हमें बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बच्चे का बेफॉर्म मौजूद है। उन्होंने मुझसे बेफॉर्म भी ले लिया ओरिजिनल, एफआरसी भी ले लिया ओरिजिनल और एमआरसी भी ले लिया ओरिजिनल। सारे मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, वेरीफाई हो गए। फिर मुझे एक टोकन दिया गया, अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स गलत होते, ख़राब होते, तो वो मुझे कहते कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा प्रिंट करवाएं। अच्छा, वहाँ पर बहुत से लोग ये थे जिन्होंने छोटी कापियाँ करवा रखी थी, पासपोर्ट की छोटी सी कॉपी, पासपोर्ट एक पेज पे, और शनाख्ती कार्ड की छोटी वाली कॉपी, अकामे की छोटे वाली कॉपी। तो उन्होंने कहा ये हम कबूल नहीं करेंगे, आपने A4 साइज़ पे बड़े साइज़ में जो पिक्चर है वो आपने प्रिंट करवानी है। तो वहाँ पर एक काउंटर था, उन्होंने कहा कि आप वहाँ चले जाएँ और वहाँ से आप जो है वो शनाख्ती कार्ड और अकामे की बड़े साइज़ में जो है वो पिक्चर्स बनवा के लाएँ। देखिए मैं एक खुद प्रोफेशनल एजेंट हूँ, तो मुझे एक एक चीज़ का पता था। मैंने सारी चीज़ों को नोट डाउन किया और मैंने कलर प्रिंट निकलवाए। मैंने पासपोर्ट का कलर प्रिंट निकलवाया, एफआरसी, एमआरसी, बर्थ सर्टिफिकेट, बेफॉर्म, शनाख्ती कार्ड, और इसके अलावा वीज़ा कॉपी, अपॉइंटमेंट, जितने भी पेपर थे तकरीबन 1500 रुपये लगे थे। मेरे जो मैंने फ़ोटो कॉपी के सेट्स तैयार किए थे, 2 सेट मैंने ब्लैक कलर में तैयार किए थे, यानी कि सादा, 2 सेट 80 ग्राम पेपर पे, वाइट पेपर ओरिजिनल 80 ग्राम A4 साइज़ का। तो 2 सेट मैंने ब्लैक तैयार किए, 2 सेट मैंने रंगीन तैयार किए। जाने वाले बंदे 2 थे, हर बंदे के मैंने यानी एक सेट मैंने कलर में तैयार किया, एक ब्लैक में तैयार किया। इसी तरह से जो छोटा बच्चा था उसका एक सेट मैंने कलर में तैयार किया, एक मैंने ब्लैक में तैयार किया। तो सारे जो प्रिंट थे, पासपोर्ट का प्रिंट, शनाख्ती कार्ड की दोनों साइडें और अकामे की दोनों साइडें, वो आपने कैसे प्रिंट करवानी है, A4 साइज़ पेपर पे करवानी है। जो A4 साइज़ पेपर होता है, यानी फ़र्ज़ करें इतना बड़ा पेपर है आपका, बड़ा पेपर है, तो ऊपर आ जाएगा शनाख्ती कार्ड का फ्रंट और उसके नीचे आ जाएगा शनाख्ती कार्ड का बैक, दोनों साइडें आपने उसी एक पेज पे बड़े करके आपने करवानी है। बहुत से लोगों ने वहाँ पे जो है वो बहुत ही लो क्वालिटी की फ़ोटो स्टेट्स करवा रखी थी, तो उन्होंने उनको लाइन से निकाल दिया कि ये काबिल कबूल नहीं है, आप दोबारा से इसका प्रिंट निकलवाएं और फिर दोबारा लाइन में लगें। तो बहुत पेनफुल था ये सारा प्रोसीजर, लंबी लंबी लाइनें थीं, और जब आपकी बारी आती है और आपके कागज़ में कोई एतराज़ लग जाए तो फिर वो लाइन से बाहर निकाल देते हैं और फिर आपको कहते हैं जी दोबारा से आप जो है वो करवा के लाएँ। अच्छा, कुछ लोगों की तस्वीरें ख़राब थी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि तस्वीरें बनाने का निज़ाम भी मौजूद है, आप जाएँ यहाँ से तस्वीरें बनवाएँ। वाइट बैकग्राउंड में 4 तस्वीरें और ब्लू बैकग्राउंड में 4 तस्वीरें, किसी में भी आप बनवा लें। ठीक है जी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पेशी है तो उन्होंने वहाँ पर निज़ाम रखा हुआ है। फ़ोटो स्टेट लेकिन बहुत महंगी है, बहुत महंगी फ़ोटो स्टेट है। जो पेपर 10 रुपये का है वो आपको जो है वो समझें कि आपको वो 50 रुपये में, 100 रुपये में प्रिंट आपको मिलेगा, और जो रंगीन प्रिंट है वो तकरीबन आपको 200-300 रुपये में मिलेगा। तस्वीर अगर आप वहाँ से बनवाते हैं तो 1000 रुपये में बनेगी आपकी। तो ये चीज़ें पहले से आप करके जाएँ। दोबारा से मेरी बात को नोट कर लें, मेरी जब बारी आई मैं लाइन में लगा, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, ओरिजिनल भी चेक किए और फ़ोटो कॉपी भी मुझसे उन्होंने मांगी। तो मैंने हर पेपर के मैंने 4-4 कॉपीज़ करवा रखी थी, 2 कलर में 2 ब्लैक में, ठीक है, ताकि वो मुझसे मांगे तो मैं उनको दे दूँ। जितने भी प्रिंट निकलवाने हैं, पासपोर्ट फुल साइज़ में निकलवाना है, फुल साइज़ A4 पेपर पे, ठीक है, पूरे पेज पे वो पासपोर्ट आना चाहिए और हाई क्वालिटी में आपने वो स्कैन करना है और उसका प्रिंट निकालना है। फिर आपने जो शनाख्ती कार्ड है उसको भी आपने स्कैन करना है,
और उसको हाई क्वालिटी में, गंदी तस्वीरें यानी कि लो क्वालिटी इस तरह नहीं चलेगा, वो लाइन से बाहर निकाल देंगे आपको। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने जो वहाँ देखा वो यही था कि लोगों ने एक तो बहुत ही सादा कागज़ पे प्रिंट निकलवाए हुए थे, लो क्वालिटी थी, पढ़ा ही नहीं जा रहा था कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये अच्छा ठीक, वो लाइन में हम लग गए, मेरी बारी आई, तकरीबन 1 घंटे के बाद मेरा नंबर आया। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद मुझे टोकन दिया। उन्होंने कहा जी ये टोकन है और अब आप जो है ऊपर वाले हॉल में चले जाएँ, वहाँ पर आपका बाकी जो है वो काम होगा। तो वो टोकन लेके हम ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद वहाँ पर मुझे कहा गया कि आप मज़ीद एक नंबर लगवाएँ, यानी जो नीचे टोकन दिया गया था वो टोकन मैंने ऊपर जाके दिखाया तो उन्होंने उसके ऊपर एक नंबर लिख दिया। मेरा नंबर था M64, एम यानी एम से मोहम्मद, M64। तो उसके बाद मैं ऊपर वाले हॉल में चला गया, हम लोग वहाँ जाके बैठे। उस वक्त वहाँ पे आई थिंक M6 या M7 का नंबर चल रहा था और हमारा M64 था। हम जाके वहाँ बैठ गए वेटिंग हॉल में, फैमिली हॉल में। और उसके बाद जब हमारी बारी आई वो तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे में हमारी बारी आ गई। उसके बाद उन्होंने हमारे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए। ठीक है जी। जो फॉर्म होता है वो जो हमें एम्बेसी फॉर्म होता है वो हमें दिया गया। अच्छा, जब नीचे हम लाइन में लगे हुए थे तो हमें एक टोकन मिला था। उस टोकन के बाद हमने जो है वो एम्बेसी फॉर्म हासिल किया, उसके लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। वो एम्बेसी का एक फ़ॉर्म होता है, वो आपको देंगे तकरीबन 300 रुपये का एक है। तो 2 फॉर्म के उन्होंने मुझसे 600 रुपये लिए। वो आपको एम्बेसी वाला फॉर्म दे देंगे, उसके लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। वो फॉर्म लेके फिर आपने ऊपर वाले हॉल में जाना होता है। वहाँ वो आपका नंबर लगाएंगे, M64 हमारा नंबर था, हम बैठ गए। 3.5 घंटे में हमारी बारी आई। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप आ जाएँ। फिर वो हम सीट पे बैठे और उन्होंने कहा जी आप उन्होंने हमारी फीडिंग की, फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए हमसे। उसके बाद हमें एक चालान निकाल के दिया कि इतने पैसे आप जाके जमा करवा दें। वो हमने ले लिया। उसके बाद जो है वो लेके फिर मैं बैंक काउंटर पे गया, वहीं पे उन्होंने सेटअप बनाया हुआ था, वहाँ भी टोकन चल रहे थे। उधर फिर मैंने अपना टोकन लिया तो मेरा जो टोकन नंबर था वो टोकन नंबर 119 था। उसके बाद हम वहाँ बैठ गए, उस वक्त 83 नंबर चल रहा था और हमारा 119 था। हमारी बारी आई तो मैंने पैसे जमा करवा दिए। अच्छा, अब ये पैसे जो होते हैं ये एज के हिसाब से होते हैं, जिनकी एज ज़्यादा होगी उनकी पेमेंट ज़्यादा लेंगे वो। जो मेरे साथ एक बुज़ुर्ग यानी एक वालिद और एक वालदा बैठे थे, वो बूढ़े थे और यानी तकरीबन मेरे हिसाब से वो 70 प्लस थे। तो उनसे जो 2 बंदों के पैसे लिए गए वो 1,85,000 रुपये थे। अच्छा, मेरे साथ क्योंकि एक छोटा मेरा भतीजा था जो कि 3 साल का है और जो मेरी यानी कि भाभी हैं उनकी उम्र कोई 33-34 साल है। तो हमारे जो पैसे बने थे वो 99,000 बने थे, 99,000 रुपये टोटल दोनों पासपोर्ट्स के। अच्छा, वो मैंने जमा करा दिया। उसके बाद फिर हमें इंतज़ार करना पड़ा, फिर हमारी बारी आई। उसके बाद उन्होंने हमारी इंश्योरेंस बना के दी। ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था, हम नीचे लाइन में लगे, हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए, टोकन मिला, टोकन के बाद हमने एम्बेसी फॉर्म लिया, लाइन में लगे, फिर हम ऊपर चले गए, ऊपर फिर नंबर लगा, फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, हमसे एड्रेस पूछा गया आप कहाँ रहते हैं, वो हमने एनवॉल्व पे एड्रेस लिख के दिया, फिर उसने बैंक का चालान निकाल के दिया, फिर हमने बैंक में पेमेंट की, फिर हमने बारी का इंतज़ार किया, फिर एक बंदे ने हमें बुलाया, वो जो बैंक वाला टोकन है वही नंबर आपका आगे जाएगा मशीन में। उसने कहा जी टोकन नंबर 119 आ जाए। फिर उन्होंने इंश्योरेंस बनाई, बच्चे की और खातून की इंश्योरेंस बनाई। फिर उन्होंने कहा कि आप नीचे चले जाएं, नीचे वाले फ्लोर पे आपकी बायोमेट्रिक होगी। नीचे आने के बाद पता लगा कि उन बहुत से लोगों की बायोमेट्रिक नहीं हो रही, उनके अंगूठों के निशान नहीं आ रहे। वहाँ पे एक अलग काउंटर था, फिर उनकी तस्वीर बनती, ऐसे हाथों को ऊपर करके, दोनों हाथों को ऊपर करके उनकी तस्वीर बनाते हैं। उसके बाद वो उसको वेरीफाई करते हैं, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं। बहरहाल 6 साल से छोटी उम्र के बच्चों की और 80 साल से ऊपर के लोगों की बायोमेट्रिक नहीं होती। भतीजा क्योंकि मेरा 3 साल का था तो उस बच्चे की बायोमेट्रिक नहीं हुई। जो खातून थी, जो मेरी भाभी हैं, उनकी बायोमेट्रिक होनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने कहा कि बेटा ये आपने हाथ जो है वो अच्छी तरह साफ़ कर लें आप, और उसके बाद जो है वो जाके आपने बायोमेट्रिक देनी है। तो वो उनकी बायोमेट्रिक अल्हम्दुलिल्लाह हो गई और उन्होंने वो सारा पैकेट जो था इनवॉल्व, पासपोर्ट, सारी चीज़ें अपने पास रख ली और हमें एक रसीद जो है वो दे दी कि ये आप ले जाएं और आपका जो वीज़ा है वो लगेगा और लगने के बाद डायरेक्ट आपके घर आ जाएगा। अच्छा, अब ये सारा प्रोसीजर मैं एक दफ़ा से दोबारा समराइज़ करता हूँ, फिर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो समझाता हूँ। वीडियो थोड़ी तवील है लेकिन मैं इंतहाई माज़रत चाहता हूँ आपसे। अच्छा, अब ये है कि सबसे पहले जब सुबह 9 बजे एंट्री हुई तो हम अंदर लाइन में लग गए। लाइन में लगने के बाद जो जिनके पास अपॉइंटमेंट थी उनकी अलग लाइन थी, जिनके पास अपॉइंटमेंट नहीं थी उनकी अलग लाइन थी। अपॉइंटमेंट वालों का वो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक किया, वेरीफाई किया, मेरे कागज़ पूरे थे और ठीक थे, पूरे भी थे और ठीक भी थे, क्योंकि मैंने तमाम फ़ोटोकॉपियाँ करवा रखी थी, ओरिजिनल भी मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास मौजूद थे मेरे। उन्होंने मुझे टोकन दिया, टोकन लेके मैंने एम्बेसी का फॉर्म लिया। उसके बाद मैं ऊपर वाले हॉल में चला गया, फिर हमारा दोबारा से टोकन लगा।
उसके बाद हमारी फीडिंग हुई, फिर हमें जो है वो बैंक का चालान दिया गया, मैंने बैंक में चालान पे किया और उसके बाद फिर हमें टोकन दिया गया, फिर हमारा जो है वो इंश्योरेंस हुई और एक लंबी सी रसीद निकाल के हमें दी गई जो कि हमारा ट्रैकिंग नंबर था। उसके बाद आखिर में बायोमेट्रिक होती है और फिर हमें उन्होंने फ्री कर दिया। तकरीबन हम सुबह 8 बजे जेरीज ऑफिस पहुँचे थे, 8 बजे हम लाइन में लगे थे और शाम को 5 बजे हम फारिग हुए। दोबारा से सुन लें, सुबह 8 बजे हम ऑफिस पहुंच गए थे और शाम को 5 बजे हम फारिग हुए। अब आप देख लें कि ये अपॉइंटमेंट भी थी हमारे पास, नंबर भी था हमारे पास, सब कुछ था हमारे पास, ठीक है। तो वहाँ पर कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है कि जिसकी जो अपॉइंटमेंट होगी उसको उस टाइम पे डील किया जाएगा। अगर आपकी शाम 4 बजे की अपॉइंटमेंट भी है और आप लाइन में लग गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम हो जाएगा। कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे पहुँचें ताकि आपका नंबर जल्दी आ जाए। अब आपने किन बातों का ख्याल करना है, अपॉइंटमेंट आपने लेनी है और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें पहले सिस्टम ये होता था कि पहले जब हम अपॉइंटमेंट बुक करते थे तो पहले हम क्या करते थे, डेट मुंतखब करते थे और टाइम का स्लॉट मुंतखब करते थे, उसके बाद हम फॉर्म फिलअप करते थे। मसलन एक फैमिली ने मुझसे रब्ता किया कि राहिल भाई हमें अपॉइंटमेंट बना दें, 5 लोग हैं। तो हम क्या करते थे, हम ये चेक करते थे कि क्या 5 लोगों की अपॉइंटमेंट मिल रही है, कौन सी डेट में मिल रही है, कौन से टाइम में मिल रही है, फिर हम फॉर्म को फिलअप करते थे। अब इन्होंने क्या किया है कि पहले आप फॉर्म फिलअप करेंगे, सारा जितने भी लोग हैं आप, 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 1 है, 10 हैं, फॉर्म फिलअप करके जब आप आखिर में जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि टाइम है, स्लॉट है या नहीं, डेट है या नहीं, नॉर्मल में है या लाउंज में है। नॉर्मल और लाउंज में जो जो फीस का फ़र्क होता है, बस ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। नॉर्मल और लाउंज में तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये फ़ी पासपोर्ट का फ़र्क होता है। बाकी ट्रीटमेंट सारा सेम है, प्रोसीजर सारा सेम है। लाइनों में लगना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है, लंबी लंबी लाइनें हैं और थोड़ा सा सब्र आपने करना है। यानी कि सब्र का इम्तहान है वहाँ पे। उसकी वजह ये है कि वहाँ जो नौजवान बच्चे और बच्चियाँ काम कर रहे हैं उनकी उम्र 25 साल से लेके और 32-33 साल के दरमियान के वो नौजवान हैं। और क्योंकि आप जानते हैं कि नौजवान नस्ल में पेशेंस नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा रूड होंगे, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड होगा और वो आपसे अजीब अंदाज में बात करेंगे। कोई आपका पेपर कम है तो वो आपको बड़े अजीब तरीके से जो है वो टॉन्ट भी करेंगे और आपसे इजहार करेंगे नाराज़गी का। तो आपने बड़ा सब्र का मुज़ाहिरा करना है, क्योंकि मैंने वहाँ देखा कि अक्सर लोग उनसे झगड़ा कर रहे थे, उनसे लड़ रहे थे। तो बड़ा फ़ंकी सा उनका स्टाइल था, कानों में उन्होंने बालियाँ पहनी हुई हैं, हाथ में उन्होंने कड़े पहने हुए हैं। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे लाइक मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अभी मैच्योर नहीं है। तो उनकी गुफ्तगू भी जो है वो इतनी ख़ास नहीं थी कि आपने बुज़ुर्गों से कैसे बात करनी है, आपने इख़लाक़ का मुज़ाहिरा कैसे करना है। अलबत्ता जो वहाँ ख़वातीन थीं वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को गाइड कर रही थीं। कुछ बंदे जो थे वो बड़े अच्छे अख़लाक़ वाले थे और कम एज हैं, तो थोड़ा-सा आपने बर्दाश्त करना है क्योंकि वो नौजवान हैं, वो जल्दी हाइपर हो जाते हैं। तो आपने लाइनों में लगना है, अपनी बारी का इंतज़ार करना है और जब आपकी बारी आएगी तो फिर आपने वो पेमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। बहरहाल आप ये देख लें कि जिस बंदे के पास अपॉइंटमेंट थी, हम लोग सुबह 8 बजे गए और शाम को 5 बजे हमारी जान छूटी है। इंतहाई हम थक चुके थे और बुखार की कैफियत थी, पूरी रात हमने सफ़र किया, फिर हम वहाँ पे गए, उसके बाद फिर हमने दोबारा फिर जो है वो वापसी का सफ़र किया। तो शदीद हम थकावट का शिकार थे। अच्छा, पेपर आपने लेके जाने ओरिजिनल एफआरसी, एमआरसी, बेफॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट। 6 साल से छोटे बच्चे को अगर नहीं लेके जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मसला ये है कि छोटे बच्चे माँ के बगैर रहते नहीं हैं। तो फैमिली हॉल में जो छोटे छोटे बच्चे थे वो रो रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे और शदीद शोर था, यानी कि सर में शदीद दर्द था, क्योंकि वो छोटे मासूम बच्चे हैं, उनको हम डांट भी नहीं सकते। तो ऐसे लग रहा था एक वक्त में कि मैं वीज़ा सेंटर में नहीं आया बल्कि मैं किसी हॉस्पिटल में आ गया हूँ। तो बहरहाल आपने बहुत सब्र का मुज़ाहिरा करना है, बहुत सब्र का मुज़ाहिरा करना है। लोग आपको लाइनों में धक्के भी देंगे लेकिन आपने गुस्सा नहीं करना, आपने सब्र से काम लेना है। अपनी ख़वातीन को भी समझाना है कि लड़ाई झगड़ा वहाँ पे नहीं करना। स्टाफ़ का बिहेवियर अच्छा भी होगा, थोड़ा-सा वो नाराज़ भी होंगे और कुछ उसमें गुस्सैल भी होंगे, तो आपने बिल्कुल माइंड नहीं करना, बर्दाश्त करना है आपने, क्योंकि वो अभी नौजवान है, आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ों को सीखेंगे। वहाँ पे कोई भी ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा जिसकी उम्र 40 से ज़्यादा हो, क्योंकि जितनी उम्र ज़्यादा होती है वो इंसान उतना मैच्योर होता है, वो समझता है कि बुज़ुर्गों से कैसे बात करनी है, खातून से कैसे बात करनी है और मर्दों से कैसे बात करनी है। तो कुछ जो नौजवान थे, कुछ फैमिलीज़ वाले, वो उनसे लड़ पड़े। तो इस तरह का बिहेवियर आपने नहीं करना, बस आपने सब्र करना है, तहम्मुल करना है, अपॉइंटमेंट के बगैर आपने नहीं जाना और हम भी आपको वही अपॉइंटमेंट बना के देंगे जो डेट्स ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। तो बहुत से लोग मुझसे रब्ता करते हैं, जी आप अपॉइंटमेंट बना के दे दें। हम तो अपॉइंटमेंट वही बनाएंगे जो ऑनलाइन अवेलेबल होगी। तो पहले आपका सारा फॉर्म फिलअप करेंगे, आखिर में जाएंगे तो पता चलेगा कि टाइम है या नहीं। तो वो सारी हमारी मेहनत पानी पे ज़ाया हो जाती है। यूँ समझे कि जो हमने मेहनत की है उस पर पानी फिर गया।
क्योंकि अगर हमने 5 फॉर्म फिलअप किए हैं तो एंड में जाके पता चलेगा कि कौन सी अपॉइंटमेंट है, कौन सी डेट में है, कौन से टाइम में है भी या नहीं। अगर फ़र्ज़ करें नहीं है तो वो सारी मेहनत हमारी ज़ाया। इतना लेंथी फॉर्म है, उसमें हर चीज़ बतानी होती है। स्पॉन्सर की इन्फॉर्मेशन बतानी होती है, एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन बतानी होती है। उसके बाद फिर हम दोबारा चेक करेंगे, फिर हम फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर आखिर में जाएंगे। तो 15-15, 20-20 दफ़ा फॉर्म हमें फिल करना पड़ता है, तब जाके हमें डेट मिलती है, टाइम मिलता है, स्लॉट मिलती है। भाई बगैर अपॉइंटमेंट के तो सोच लें, कानों को हाथ लगा लें कि बगैर अपॉइंटमेंट के आपने नहीं जाना वहाँ पे। नॉर्मल अपॉइंटमेंट मिलती है तो नॉर्मल अपॉइंटमेंट लेके जाएं, अगर लाउंज की अपॉइंटमेंट मिलती है तो लाउंज की अपॉइंटमेंट लेके जाएं। अब मैं आपको थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें बता देता हूँ। अगर कोई शख्स अपनी सिर्फ बीवी को बुलवा रहा है, अगर कोई शख्स सिर्फ अपनी बीवी को बुलवा रहा है तो उसके लिए चाहिए MRC, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय मैरिज। दोबारा से सुने, अगर कोई शख्स अपनी बीवी को बुला रहा है तो MRC और FRC बाय मैरिज। अगर कोई शख्स अपनी बीवी और बच्चों को बुला रहा है तो MRC, FRC और बच्चों का बेफॉर्म, ठीक है। और ये वजारत खारजा से अटेस्टेड ओरिजिनल तस्दीक शुदा चाहिए। वजारत खारजा से ख़ुद भी अटैच करवा सकते हैं या फिर लेपर्ड कोरियर और TCS कोरियर के ज़रिए भी करवा सकते हैं। TCS वाले 10 से 12 दिन लेंगे, आपकी सारी अटेस्टेशन करवा के आपको घर पहुंचा देंगे। बात समझ आ गई। अगर आप अपने माँ बाप को बुलवा रहे हैं तो फिर आपने वालदैन का FRC भी निकलवाना है, यानी आपका FRC बाय बर्थ, जिसमें बहन भाई और माँ बाप का रिकॉर्ड आएगा। बात समझ आ गई। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी बीवी का भाई बुला रहा है, यानी कि आपका बिरादर निस्बती बुला रहा है। अगर मिसाल के तौर पे मैं हूँ और मैं अपनी बहन को बुला रहा हूँ, मेरी बहन मैरिड है और मैं अपने बहनों को नहीं बुला रहा, सिर्फ बहन को बुला रहा हूँ, तो उसके लिए खावंद की तरफ से एफिडेविट चाहिए, इजाज़तनामा। वो लिखेगा कि ये मेरी बीवी है, बुलाने वाला जो है वो मेरा ये लगता है, और ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैं इसको इजाज़त देता हूँ, यानी मैं अपनी बीवी को इजाज़त देता हूँ कि ये अपने भाई के पास जा सकती है। इसी तरह से अगर कोई कज़न बुला रहा है तो शौहर की तरफ से इजाज़त होगी कि जी फ़लाँ जो बंदा वीज़ा दे रहा है वो मेरा कज़न है और मैं अपने बीवी बच्चों को जाने की इजाज़त देता हूँ, एफिडेविट लगेगा। अगर 18 साल से बड़ी खातून है, अनमैरिड है, यानी ऐसी खातून जिसकी उम्र 18 साल से बड़ी है, वो किसी की बहन है। फ़र्ज़ करेंगे मैं अपनी बहन को बुला रहा हूँ और मेरी बहन अनमैरिड है लेकिन 18 साल से बड़ी है, उसके लिए अनमैरिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए जो कि यूनियन कौंसिल से मिलेगा। बात समझ आ गई। अगर कोई शख्स अपनी बहन को बुला रहा है और वो तलाक याफ्ता है तो उसका डाइवोर्स सर्टिफिकेट भी यूनियन कौंसिल से आपने लेना है और उसको वजारत खारजा से अटैच करवाना है। बात को अच्छी तरह सुन लें। अगर एक कागज़ भी आपका रह गया, अगर एक कागज़ भी आपका मिसिंग हुआ तो आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, आने जाने का खर्चा भी आपका ज़ाया हो जाएगा, आपका सफ़र भी ज़ाया हो जाएगा। 18 साल से बड़ी है बच्ची, खातून, अनमैरिड, तो अनमैरिड सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और अगर किसी की कोई बहन है, वो या भांजी है या भतीजी है या पोती है या नवासी है जो बुला रहा है, वो जो है वो तलाक याफ्ता है तो डाइवोर्स सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अगर खावंद है किसी औरत का, वो नहीं बुला रहा बल्कि बुलाने वाला जो है वो उसका वालिद है, अपनी बेटी को बुला रहा है, अपने नवासों को बुला रहा है, अपनी नवासियों को बुला रहा है, तो मर्द की तरफ से, उसके खावंद की तरफ से एफिडेविट लगेगा, इजाज़तनामा है 100 रुपये वाले स्टाम्प पे, 100 रुपये वाले स्टाम्प पे, जो आजकल ऑनलाइन स्टाम्प निकलते हैं वो निकलेगा, और उसको फिर ओथ कमिश्नर से आपने जो है वो स्टैम्प करवाना है और अटैच करवाना है। सारे कागज़ आपने वजारत खारजा से तस्दीक कराने हैं और प्रिंट करवाने हैं A4 साइज़ पेपर पे। जो स्पॉन्सर होता है उसके 4 डॉक्यूमेंट चाहिए। नंबर 1 उसका पासपोर्ट, नंबर 2 अकामा, डिजिटल अकामा, नंबर 3 अपशर अकाउंट का पेपर, जो कि अपशर में वो लॉगिन करेगा, वहाँ से वो उसका पेपर निकलेगा जिसमें अकामे की एक्सपायरी लिखी होती है। बात समझ आ गई। 3 महीने से अगर कम एक्सपायरी है जिस दिन आप वीज़ा लगवाने जा रहे हैं तो आपका वीज़ा स्टैम्प नहीं होगा। कम से कम आपकी जो अकामे की एक्सपायरी है जिस दिन आप स्टैम्प करवाने जा रहे हैं 3 महीने बाकी होनी चाहिए। बात समझ आ गई आपको। इसी तरह से माँ बाप को बुला रहे हैं FRC बाय बर्थ, बीवी बच्चों को बुला रहे हैं FRC बाय मैरिज, बच्चों का बेफॉर्म, अगर बच्चों का ID कार्ड बना हुआ है तो फिर बेफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती। ओरिजिनल कागज़ लेके जाने हैं आपने और A4 साइज़ पेपर पर आपने उसका प्रिंट करवाना है। अच्छा, अब आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनकी आपने 3-3 4-4 कॉपियाँ इजाफी करवानी है, ठीक है। जो एप्लीकेंट है, जो मेन एप्लीकेंट है, जैसे माँ है, माँ मेन एप्लीकेंट है, बच्चे मेन एप्लीकेंट नहीं है। मेन एप्लीकेंट ने अपने शनाख्ती कार्ड की 4 कॉपियाँ इजाफी करानी है और आपने FRC, MRC, बेफॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट, मेन एप्लीकेंट ने अपने हर डॉक्यूमेंट की 4-4 कॉपियाँ इजाफी करवानी है। बच्चों के बे फॉर्म की 4-4 कॉपियाँ करवानी है आपने।
हर बच्चे के बेफॉर्म की 4-4 कॉपियाँ करवानी है। वहाँ जाके अगर आपने फ़ोटोकॉपी करवाई तो बहुत महँगी पड़ेगी और लाइन से निकल के फिर दोबारा लाइन में लगना, ये बहुत अज़ियतनाक होता है। तो मैं आपको मशवरा दूँगा कि आपने क्या करना है, ओवरऑल ओवरऑल हर एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स की 4-4 कॉपियाँ निकलवा लेनी है। मिसाल के तौर पे खातून है तो 4 प्रिंट, पासपोर्ट के 4, शनाख्ती कार्ड के 4, बेफॉर्म के 4, एमआरसी, एफआरसी, बर्थ सर्टिफिकेट, बेफॉर्म सब के 4-4 प्रिंट निकलवाने। उसका ये फ़ायदा होगा, जितनी इस्तेमाल होनी होंगी हो जाएंगी, बाकी आपके रिकॉर्ड में रहेंगी। साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन 80 ग्राम पेपर पे, जो कि प्योर वाइट पेपर होना चाहिए, उस पर आपने वो निकलवानी है। तो ये सारा प्रोसीजर था जी, जो कि हमारी आप बीती है। मैंने ए टू जेड आपको सारा कुछ समझा दिया है। पासपोर्ट 50,000 रुपये से लेके 80,000 रुपये तक फ़ी पासपोर्ट का खर्चा आता है। अगर उम्र छोटी है, उम्र कम है तो कम पैसे लगेंगे, उम्र बड़ी है उसकी इंश्योरेंस महंगी बनेगी तो उसके ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो 50,000 से लेके 80,000 रुपये तक ये सारा खर्चा आएगा। फिर आपका जो पासपोर्ट है वो आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। आपको एक स्लिप मिलेगी जो कि आप वजारत ख़ारजा की वेबसाइट पर जाके वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा लगा है या नहीं लगा। और जेरिस की वेबसाइट पे जाके आप अपना टोकन भी ट्रेस कर सकते हैं कि आपका जो पार्सल है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी कहाँ पे हैं, एम्बेसी में है या वीज़ा लग गया है या नहीं लगा। ये घर बैठे आप सारा ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है जी, सबसे ज़्यादा मैंने वहाँ देखा कि लोगों की बायोमेट्रिक नहीं हो रही थी, फिंगरप्रिंट्स उनके नहीं आ रहे थे। तो उसके लिए फिर उनको एक बड़े लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ रहा था। उनकी तस्वीरें बन रही थी, उनकी उंगलियों की तस्वीरें बन रही थी और एक जो है ना एक हैक्टिक वर्क था। तो कम से कम और खाने पीने का सामान आप अपने साथ छोटे बैग में रख लें, क्योंकि वहाँ पे आपको भूख भी लगनी है। आप थोड़ा सा ज़रा हशाश बशाश रहें, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना और सब्र का आपने मुज़ाहरा करना है। वीडियो जनाब काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपको ये सारी बातें बताना ज़रूरी था। तो लोग हमसे जब रब्ता करते हैं तो यही बातें पूछते हैं जी, कैसे जाएंगे, क्या होगा। तो रकम तलब वाला पेपर नहीं देना, वीज़ा वाला पेपर देना है। लोगों को बेचारे इतने मासूम हैं, उनको पता ही नहीं होता। तो वो जनाब अबशर अकाउंट की मोबाइल की पिक्चर नहीं चलेगी। बहुत से लोगों ने क्या किया था कि अपने अबशर का स्क्रीनशॉट लेके अपने फैमिली को भेज दिया। उन्होंने कहा भाई ये नहीं चलेगी, अबशर अकाउंट का प्रिंट चाहिए पीडीएफ में, जो कि बड़े पेपर पे होता है। ठीक है, जब आप अबशर में लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे जर्नल इन्फॉर्मेशन आएगी, उसमें सारी आपकी मालूमात होगी, आपके अकामे का नंबर, आपकी तारीख पैदाइश, अकामा कब एक्सपायर हो रहा है, किस कंपनी में काम करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मौजूद होती है। वो पेपर आपने देना है। ठीक है, जिनके पक्के वीज़े हैं उनके पास सारा कुछ यही होगा। सिर्फ पक्के वीज़े में और फैमिली विजिट वीज़े में ये फ़र्क होता है कि जो अपनी फैमिली को अकामे पे बुलवाते हैं, अकामे वाले वीज़ों पे बुलवाते हैं, उनका मेडिकल होता है। पहले वो गैम जब आपका सऊदी अरब से वीज़ा आ जाएगा तो आपने गैमका का टोकन लेना है, गैमका टोकन लेके आपका मेडिकल होगा, मेडिकल रिपोर्ट लेके आपने साथ जाना है। बस ये फ़र्क है। फैमिली विजिट वालों का मेडिकल नहीं होता और अकामे वालों का, जो फैमिलीज़ अकामे पे जाती हैं, उनका मेडिकल होता है जी। तो मैंने भाई पूरी कोशिश की है, अपनी आप बीती आपको सुना दी है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।